2008 में आपको याद होगी कि उनके आश्रम के स्कूल में 2 बच्चे मर गए थे। ओके, मतलब उनके देवर फाउंड डेड जैसे बोलते हैं, जी हाँ, जी क्राइम रिपोर्ट में। एंड आप इनका भी देखो कि राजस्थान की पुलिस गई है भाई वर्दी पहन के, हम्म, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग देम। हाँ, आप उनका जवाब नहीं दे रहे हो, आप टेढ़े टेढ़े जवाब दे रहे हो, आप चले जा रहे हो वहां से। फिर इनको आपको बोला जा रहा है कि आप चलो हमारे साथ, तो आप मना कर दे रहे हो। दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उनको हेल्थ ग्राउंड पे मिल रहा है, ठीक है, तो हेल्थ ग्राउंड तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो जेल्स है, तो उनमें फिर हेल्थ का जो है वो मतलब सही हेल्थ के नहीं मिलता है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की केस भी लगी थी क्योंकि ये लोग ब्राइब करने का कोशिश कर रहे थे। जी इनके ऊपर इनकम टैक्स की मोटा सा रसीद भी निकली थी, ठीक है, मतलब जी इनकम टैक्स ने इनको भेजा था कि आपके इतने हजार करोड़ों के आपके उन्होंने पेनल्टी मांगी थी, बैक टैक्सेस मांगे थे, जो कि इन्होंने कभी दिखाया ही नहीं था। जो हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, वो एक साथ ये लोग डांस वगैरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ गाना अगर कुछ तो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग बात आज कर रहे हैं एक बाबा हैं जिनको बार बार उन पे बलात्कार के आरोप हैं और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। उनका नाम वैसे तो आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है, और पर लोग उनको आसाराम बापू के नाम से जानते हैं। और उन्हें हाल में फिर से जमानत मिली है, और उनके खासे क्या बोलते हैं, उनके जो अनुयायी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। और उनकी राजनीतिक पहुंच भी देखी जा सकती है, जो चित्र हम इस बातचीत में डालते रहेंगे। मेरे साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो खोजी पत्रकार हैं, वरिष्ठ उशीनोर मजुमदार, जिन्होंने गॉड ऑफ सिन नाम से उन पर किताब भी लिखी है और उसका उनका पूरा लेखा जोखा उनके बारे में लिखा है। तो ये उशीनोर, आपका स्वागत है इस बातचीत में। पर अगर हम इस बात को यहाँ से शुरू करें कि अ, जो आपने किताब लिखी और जिसपे उनका केंद्रित है, और मैं बताना भूल गया कि उशीनोर ने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब तो आसाराम बापू के अपराधों पर है, और दूसरी बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उस पे बांग्लादेश युद्ध के दौरान जो उनकी भूमिका थी उन पे उनकी किताब है। और उन्हें अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, फेटिसो जर्नलिज्म अवार्ड उन्हें मिला है। और वे लगातार इस तरह की, इस समय में जहाँ पे पत्रकारिता अपने आप में बहुत मुश्किल पेशा होता जा रहा है मीडिया इंडस्ट्री के समय में, वो अभी भी खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए और उसमें संघर्षरत हैं। तो उशिनोर, अगर आप इस थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएं, खास तौर पे हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी धुंध बनी रहती है लोगों को, खास तौर पे इस तरह के जो चरित्र होते हैं उनके बारे में सब कुछ साफ साफ बता पाने के लिए, और उसको काफी तोड़ा मरोड़ा भी जाता है ताकि लोग सच ना जान पाए। तो इस किताब में जो आपने लिखा और उसके, और आसाराम बापू के बारे में अगर आप हमें बता सके। जी, धन्यवाद निधीश जी आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। आ, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह ली कि आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत कम होते हैं जहाँ पर हम लोग इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। जो ये किताब मैंने लिखी थी 2018 में, ये छपी गई थी। हाँ, जी तो इसका नाम है, हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो पाप के देवता, बट है गॉड ऑफ सिन। जी। पेंगुइन ने छापी थी। अब हम्म, बात है, ये किताब भी जब हमने छापी थी, देखिए कई महीने हमने लगाई थी। पहले तो एक्चुअली मैं आसाराम बापू के ऊपर स्टोरीज लिख रहा था बहुत साल पहले से। ये जब मैं तहलका मैगजीन में काम करता था एक टाइम पे, उस जी टाइम से हम लोगों ने जी काफी कवरेज किया था उस टाइम पे। उसके बाद में मैं आउटलुक मैगजीन में काम कर रहा था, तब उस दौरान भी हमने काफी सारा रिपोर्टिंग किया था। और कई सारे स्टोरीज हम लोग कैरी करते थे काफी रिस्क से। बिकॉज जी। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इनके बारे में कुछ लिखेंगे, आसाराम के बारे में, ठीक है, और हम्म, भी कई ऐसे मतलब जी। जो देखिए ऐसे गुरु महात्मा टाइप तो एक्चुअल बहुत लोग होते सिद्ध हैं। सिद्ध लेकिन पुरुष, सिद्ध हाँ, पुरुष हैं लेकिन जो। सिद्ध पुरुष, लेकिन कुछ तो मतलब कुछ इनमें से होते हैं फर्जी। हाँ, तो सारे नहीं होते बट कुछ तो होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो है, आप उनके बारे में लिखो तो सबसे ज्यादा
मतलब गंद मचाने वाले वही होते हैं, ठीक है। तो आप कुछ लिखोगे, अब देखिए हम लोग तो ऐसे ही घर में बैठ के कुछ सोच के नहीं लिखते ना। मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कई सारे जगह हमने कवर करके लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात करके, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके फिर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। एक वो होता है। एनीवे, जब ये फर्स्ट चीज तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो है वो मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि इनको जो बेल मिला है, लगातार मिलता गया है। चलिए, बेल तो एक राइट है, ओके, बेल तो एक राइट है, लेकिन बात है कि उनके ऊपर ऑलरेडी, आई डोंट नो इसको हिंदी में आप कैसे बोलेंगे, बट उनका करंट जो सेंटेंस है राजस्थान में, वो है फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ। जी। मतलब वो जब तक जीवित है वो जेल जेल वो के आजीवन, सलामती से उनको रहेंगे। आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है और वो उसमें वो छोड़े नहीं जा सकते जब तक वो जीवित हैं तब तक। और अब जो है वो 1941 की उनकी पैदाइश है, तो अभी वो 80, 86, 85 साल के हैं मेरे ख्याल से। राइट। सो देखिए, अब तबीयत तो उनका, मतलब तबीयत हो सकता है खराब हो, एज के रिलेटेड एक्सेट्रा। अब आप देखिए, लगातार उनको कहीं ना किसी एक्सक्यूज पे, उनको स्पेशली मेडिकल ग्राउंड के एक्सक्यूज पे उनको बेल मिलता रहा है। और अब उनके मैं वकील रोशिनी अगर साहब, बीच में हाँ, बोल पाऊं तो इसको इस रोशनी में देखा जाना ही चाहिए कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो विचाराधीन कैदी हैं, उन्हें बेल नहीं मिलती है। जो लोग करेक्ट, मैं उस पे आ बीमार रहा और हूँ बुजुर्ग मैं। होते हैं उन्हें स्ट्रॉ भी नहीं मिलता करेक्ट है करेक्ट, पीने बिल्कुल के बिल्कुल, लिए। बट उसको आपको एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा। मतलब लोगों को समझना चाहिए कि इसमें देखिए, एक हमारे, देखिए देश में सबसे सबसे बड़ी किताब एक ही है। वो कोई भी राजनीतिक या धार्मिक किताब नहीं है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इक्वालिटी होना चाहिए सब सिटीजन्स के लिए। बिल्कुल। अगर इनको बेल मिल रहा है डिस्पाइट कन्विक्शन, जिनको ट्रायल के बिना, मतलब उनका ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लोग हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो लोग जेल में जी। सड़ रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उनको हेल्थ ग्राउंड पे मिल रहा है, ठीक है, तो हेल्थ ग्राउंड तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो जेल्स है, तो उनमें फिर हेल्थ का जो है वो, मतलब सही हेल्थ के नहीं मिलता है। जी। सो जो बाकी लोग हैं, उनको कैसे हेल्थ मिल रहा है? सो मतलब जिसके पास पैसा है वो बाहर जा सकता है, और फिर जी। उनके लिए हम लोग बेल दे देंगे। जी। राइट। जी। मैसेज तो अल्टीमेटली एक जुडिशरी होती है। जुडिशरी का मैसेज भी पब्लिक देखती है कि बिल्कुल। भाई जो गरीब है और वो जो जेल में है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है बाहर का हेल्थ केयर, उसके लिए जेल के अंदर अंदर अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, और ये हम जी। लोग एडमिट कर दे रहे हैं कि भाई नहीं है, जी। तो वो बाहर जा सकते हैं इनका प्राइवेट हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। करेक्ट। मैसेज तो ये जा रही है एक। दूसरी है कि अगर आपके पास थोड़ा सा आप वकील ला सकते हो, सालों पे साल अलग अलग फोरम से आप जाके बेल मांग सकते हो, तो आपको कभी ना कभी बेल मिल ही जाएगी। पहले एक हम्म, हफ्ते के लिए, फिर 1 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए। राइट। जी। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती जा रही है। ये भी लोग देख रहे हैं। अब जो देखिए, जो गरीब लोग हैं, वो एक मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के कुछ सामान गिरवी रख के ये करके, या कोई अगर अच्छा भला लॉयर मिला तो उसके जरिए, अब देखिए अच्छा भला का लॉयर का बात नहीं है, लॉयर भी जो है वो भी काम कर रहा है बेचारा पैसे के लिए, वो भी घर चला रहा है अपना, ठीक है। चलिए, उसने मतलब प्रो बोनो हिसाब से, अपने हिसाब से सपोर्ट करके किसी को बेल दिला दिया, तो आप और ये कह रहे हो कि जो एक बार उसके लिए जाएगा गरीब आदमी के लिए, लेकिन जो जिसके पास पैसे हैं वो कोर्ट में बार 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 बार, मतलब 10 साल से वो बेल मांग ही जाएगा, कभी ना कभी तो उसको मिल ही जाएगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देख रहा था। देखिए, मैंने इस पे पर्सनली रिपोर्ट नहीं किया है, बट मैं न्यूज स्टोरीज से जा रहा हूँ, और न्यूज स्टोरीज में ये कह रहा है कि जो दूसरे तरफ जो रेप सर्वाइवर है, उनके जो वकील है, कोई मिस्टर नायक साहब थे, हाँ, वो कोर्ट में इन्होंने बार बार एक ही चीज कहा कि इनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए, वो तो कोर्ट का मामला है, उस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, ना ही कोई कोर्ट के दूसरे कोई मामले में कमेंट है। बट ये नाइक साहब बोल रहे हैं कि ये जब भी जेल से निकल रहा है और बेल पे जा रहे हैं, तो ये अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहा है, महाराष्ट्र, ऋषिकेश, ये वो दिस एंड दैट। और इसमें देखिए, देश को एक चीज अच्छे से याद करना चाहिए कि आसाराम ने सिर्फ एक चीज के लिए उसका वो, मतलब कन्विक्शन नहीं हुआ। दुर्नाम नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ हम्म, कन्विक्शन नहीं,
एक रेपुटेशन का भी बात होता है ना। रेपुटेशन उसका सिर्फ एक ही कारण से उसका खराब नहीं हुआ है, और भी चीजें हैं। जो चीज मैंने मतलब बहुत 2013 में भी जब से मैंने स्टार्ट किया उसको रिपोर्ट करने में, और मेरी किताब में भी है कि मैंने काफी डीप वे में देखा कि उसका जो एम्पायर है वो कैसे बना है, कितना बड़ा है, और एम्पायर के ऊपर क्या क्वेश्चंस है। ओके, पहले तो उशिनूर, इनके देखिए, पहले इनके बारे में, पहले आसाराम ने क्या किया था, क्या था उसके बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, कि अगर आप बता पाएं कि देखिए कोई। आसाराम का सबसे बड़ी चीज है कि वो उसका एक कन्विक्शन हो चुका है जहां पर एक आ, मतलब माइनर लड़की, नाबालिग लड़की, हाँ, उनके जी ऊपर उसने रेप का पहले आरोप लगाया था लड़की ने। जी फिर वो प्रूव्ड हुआ और वो कन्विक्टेड हो गए कोर्ट में। जी ठीक है, जी तो उसका अभी जो है अपील पेंडिंग है हायर कोर्ट में। जी ओके, जी एंड अभी और भी ऐसे सिमिलर आरोप है उनके ऊपर, ये राजस्थान में हुई थी, और सिमिलर आरोप है उनके ऊपर गुजरात में। ठीक है, अ, और सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, उनके जो सन है, जो कि उनके सक्सेसर है या उनके साथ काम करते थे, जिन्होंने अपना भी एक सिद्ध पुरुष का रूप हाँ, बनाया है, वो उनके खिलाफ भी आरोप है, वो भी गुजरात में। ओके, जी मतलब फादर के आरोप है आई थिंक गांधीनगर में, और जी इनका आरोप है सूरत में। ठीक है, जी सो यही है इनका मेन जो कन्विक्शन एक्सेट्रा, बट उसके साथ साथ इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की केस भी लगी थी, क्योंकि ये लोग ब्राइब करने का कोशिश कर रहे थे। जी इनके ऊपर इनकम टैक्स की मोटा सा रसीद भी निकली थी। ठीक है, मतलब जी इनकम टैक्स ने इनको भेजा था कि आपके इतने हजार करोड़ों के आपके उन्होंने पेनल्टी मांगी थी, बैक टैक्सेस मांगे थे, जो कि इन्होंने कभी दिखाया नहीं था। ठीक है, अच्छा, इनके जो आश्रम है, हाँ, ये इनके आश्रम है इन हंड्रेड्स, राइट। हमने सुना कि इतने बड़े बाबा है, इतने ये वो है। इसमें से कई सारे केसेस है जहां पर इन्होंने लैंड ग्रैब किया है, जिसके बारे में हमने सुना था। जी उसके पहले हमने सुना था इन्होंने लोगों से चुराया है, उसके भी कागजात मैंने कई सारे निकाले थे। ठीक है, कि जी उन्होंने जी फ्रॉड करके लोगों से लोगों का जमीन हड़पा है। ठीक है, जी जी डिस्प्यूटेड लिटिगेशन वाली जो होती है, वो सब भी प्रॉपर्टीज उन्होंने लिए हैं। तो ये कई सारे उनके ऊपर आरोप है, जो कि अभी तक तो एक्चुअली प्रॉपरली पब्लिक डोमेन में ठीक से लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम्म, सो जब भी ये निकलते हैं, और मेरा यही पॉइंट था कि जब भी ये निकलते, जो इनके वकील साहब कह रहे थे मिस्टर नायक की कोर्ट में, कि ये इधर से उधर जाते हैं, और इसका कारण एक ही हो सकता है, और ये अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि ये जाके अपने जो जितना सारा इनका जो पैसा है, देखिए जो एक शब्द हम लोग सुनते थे ना, काला धन, इनके हम्म, इनके पास तो मतलब काला धन का काफी बड़ा आरोप लगा है, जी काफी बड़ा आरोप लगा है। सो क्योंकि कागजात मिले थे, इनके दस्तावेज बहुत सारे हम्म, मिले थे इनपे। हम्म, सो ये जो है इनके ऊपर ये जितने आरोप है, और ये अलग अलग आश्रम अगर जा रहे हैं, और ये अपने भक्तों को भी इकट्ठे कर रहे हैं, प्लस ये अपना पैसा का क्या कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। जी। तो और फिर उसके बाद जब आपने इस बारे में रिपोर्टिंग शुरू की, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई उसके बाद? हाँ, आसान तो बहुत ही हो गई थी। देखिए, थैंकफुली ये खोजी पत्रकारिता में ना, हमारी छोटी सी कुछ ही लोग होते हैं जो ये करते हैं, तो हमारी छोटी सी कम्युनिटी होती है, बट हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं कि कैसे सेफ रह सकते हैं। तो जितना कोशिश हो सकता है हम सेफ रहते हैं। देखिए, बिकॉज 2013 में मैं फर्स्ट टाइम मैं जब गया था, जब वो अरेस्ट हुए थे आसाराम, तो मैं गया था कोटा में उनका एक आश्रम में। एंड वहां पर मुझे मतलब, बिकॉज मैं रिपोर्टर था, मुझे जैसे करा जा रहा था, मतलब एक इंटिमिडेटिंग सा था। देखिए, हम तो जाके कोई मतलब छुप कर कोई काम नहीं कर रहे थे, हम तो खुले में जाके हम जी जी क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जैसे हमें ट्रीट करा जा रहा था, वो मतलब उससे थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि वो थोड़ा वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स होते हैं उनके। तो
उसके बाद से मैं हमेशा केयरफुल होता था। फिर मैं इन ऐसे लोगों से मिले जो कि पहले उनके आश्रम से के साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। ओके, जी एंड उन्होंने छोड़ दिया यही सब चक्करों में। अच्छा, 2008 में आपको याद होगी कि उनके आश्रम के स्कूल में 2 बच्चे मर गए थे। ओके, मतलब उनके दे वर फाउंड डेड जैसे बोलते हैं, हाँ, क्राइम रिपोर्ट में कि उनको फाउंड डेड, मतलब स्कूल के बगल में। और उनके पेरेंट्स साबरमती में बेचारे बहुत, ये साबरमती साबरमती के किनारे, एंड उनको बहुत ढूंढा उनके पेरेंट्स ने। और वो दोनों वगेला भाई है जिनके बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर, मैं मिला था उनको। एंड उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब वो ढूंढा, इन्होंने आंसर्स ढूंढा कि कैसे उनके बच्चे मर गए। और देखिए, पुलिस से भी मदद नहीं मिली थी। ठीक है, वो केस पूरा एकदम ही मतलब ऐसी चला कि मतलब कुछ हुआ नहीं उसका। एंड देखिए, वो बच्चे थे, बच्चे मतलब एक्चुअली बच्चे थे, मतलब क्लास 8 बिल्कुल क्लास 6 इस तरह के बच्चे थे। जी तो वो जो इतने छोटे बच्चे, देखिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल का बनता था, ये आसाराम का बनता था, जी जिसके नाम पे स्कूल चल रहा था, जिसके आश्रम के बगल में स्कूल चल रहा था, जी उनका ही स्कूल है। बट क्या हुआ कि इनको भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला, और पुलिस ने भी सॉल्व नहीं किया ठीक से। सो क्या हुआ कि तो इनको लगा कि हो सकता है जो इनको लोगों ने बोला कि ये जादू टोना का कुछ होगा, इनका चक्कर, जादू टोना करके इन्होंने कुछ किया है। बट जो कि वो बात भी सच नहीं है। इसे जादू टोना भी प्रिटेंस होता है, यू नो ये बिल्कुल प्रिटेंड करते कि ये जादू टोना में इनका बहुत सारा हाथ है, ताकि देखिए इससे भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना। लोग सिद्ध पुरुष सोचते की कि सिद्धियां बाबा, सिद्धि करेक्ट, सिद्धि का करेक्ट, मतलब ही है करेक्ट, कि हाँ, अब ये है कि उनकी हाँ, जिस कुछ उनका जो कुछ, सफरनामा है वो सिद्ध पुरुष से सिद्ध अपराधी का है। वो उनका उनपे सारे अपराध जो थे वो सिद्ध हुए, और तो वो भी एक सिद्ध हुआ। और दूसरा इसमें और सिद्ध होने में, जैसे कि जिन लोगों ने, मतलब ये शायद थोड़ा सा रुक के ठहर के सोचने की बात है कि जो जिन्होंने शिकायत की, जो फरियादी रहे होंगे इस मामले में, उनका साहस देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी ताकत से जोखिम मोल लिया। उसके बाद जितना जो पुलिस वाले थे उन्होंने काम अपना कैसे ठीक से किया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जर्नलिस्टों ने अपना काम किया, तब जाके ये हुआ। उसके बाद जो है अदालतों ने भी काम ठीक से कर लिया। मतलब इस समय जब हम भारत को देखते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है, खास तौर पे तब आप जब देखते हैं कि आसाराम बापू की पहुंच कितनी ऊपर और कहाँ तक थी। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिज्ञों को आप उनके मंचों पे देख सकते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पूज्य आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से, आशाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे, नई चेतना लेकर के जाएंगे, एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे। 2013 में मुझे जब मैं उनके कोटा वाले आश्रम पे गया था ना, तो मैंने उन्होंने मुझे बहुत सारा लिटरेचर दिया बापू के बारे में, प्रोग्राम्स, ये वो दिस दैट। उसमें एक किताब थी जो मेरे पास अभी भी है। उसके बैक पेज पे ना, अंदर कवर में, बुक के अंदर कवर में फोटोज थे इनके, आसाराम जी से। आप सोचिए कि आप जो बड़ा नेता का आप नाम सोचते हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये हो, वो हो, सारे सबके साथ इनका फोटो। मतलब वाजपेयी जी भी शायद थे, मुझे इतना याद है। आडवाणी जी तो थे ही थे उनके क्लोज। और भी कई सारे कांग्रेस के नेता थे। मुझे सबके नाम अभी याद नहीं आ रहे। आप अगर अभी यूट्यूब खोल के देखेंगे तो आपको ये भी दिखेंगे कि जो हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, वो एक साथ ये लोग डांस वगैरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ गाना अगर कुछ तो कर रहे हैं वो लोग इकट्ठे एक प्रोग्राम में। गाना नहीं आता लेकिन फिर भी गाऊंगा। मैं दोहराऊंगा। आज बापू का आशीर्वाद है। मैं दोहराऊंगा। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे राम भजन सुखदाई, जपो रे मेरे भाई,
तो देखिए उनके साथ तो मंच बहुतों ने शेयर की, और ये तो इंडिया में खास करके प्रॉब्लम है, सिद्ध पुरुष, ये जो सिद्ध पुरुष आप बोल रहे हो, उनके साथ आसाराम जी के साथ है मंच भाई, आप शेयर राम करते हैं। रहीम के साथ अब हरियाणा में देख सकते हैं, उनके ऊपर भी करेक्ट। बलात्कार और हत्या के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। हम्म। उसके बाद हम्म। भी जब भी चुनाव आता है तो उनको एक खास पार्टी या एक खास समीकरण के लिए, चुनाव के लिए उनको बेल मिल जाती है। ये दोनों बातें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और पर ये जो मतलब अगर हम फिर से इस पर आए कि तो उनकी जो करतूतों के बारे में अगर आप बताएं मुझे, और जिन्होंने शिकायत की उनके बारे में अगर आप बता सकें। एक आपको एक थोड़ा सा, ये 2013 में जब वो अरेस्ट हुए थे ना, ये रेप वाली जी मामला में, उसके पहले एक चीज हुई थी। जी 2008 में जब ये दोनों बच्चे गुजर गए थे ना, वो मतलब फाउंड डेड हुए थे, उसके बाद एक कमीशन बैठाई गई थी गुजरात गवर्नमेंट के तौर से, और से। जी ओके। उस कमीशन पे कई लोग आए, कई कुछ कुछ बहुत कुछ मतलब कहा गया था, हम्म, और वो कमीशन शायद 2012 में खत्म हुई थी। हाँ। अच्छा दुख की बात है कि अगर उस कमीशन का रिपोर्ट पहले प्रकाश हो जाती, ठीक है, हम्म, या उस कमीशन की जो फाइंडिंग्स थे उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाता पुलिस के द्वारा, तब हो सकता है कि 2013 में जो हुआ था वो शायद ना हो। ये भी हो सकता है। सो इनके ऊपर फोकस तो 2008 से एकदम फुल रोशनी हो गई थी, लेकिन फिर भी देखिए 5 साल तक कुछ हुआ नहीं। इन्होंने फिर से वही हरकत की, जिस जो सब मामला 2008 में भी वो कमीशन में ही आई थी, फिर भी क्योंकि इनके जो पूर्व जो इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी कहा था ये सब बातें, तो उस कमीशन में टाइम क्या बातें आई थी कुछ ना। कई सारे बातें आई थी जी। वो तो मतलब ऐसे वो मिसयूज ऑफ फॉलोअर्स, विमेन फॉलोअर्स, हाँ, ये सब बातें आई थी। अ, ये सब गलत तरीके से लैंड लेने का बात आई थी। ठीक है। अ, उनके वहां पर जो जो प्रैक्टिसेस अभी जो हम लोग जानते हैं कि सच है, वो सब कुछ लोग आके उन्होंने कहा था। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, देखिए ये इनकम टैक्स और ईडी, इन दोनों का कहना है कि इन्होंने बहुत मतलब करोड़ रुपए के लोन्स दिए लोगों को, और उसके ब्याज पे ये चलते थे। ठीक है। तो देखिए ये भी तो एक अजीब सा, मतलब अगर कोई बाबा है, हाँ, कोई सिद्ध पुरुष है, तो ये तो इनका नाम उसी ने, कुछ लोग गुजरात में बोलते हैं अरे ये तो ब्याजी बाबा है, मतलब ब्याज लेते हैं जो। ठीक है। इंटरेस्ट। सो अलग अलग चीजें हैं, और अगर कोई नहीं दे पाता है, ये भी आरोप थी कि उनकी जो उनका जो लड़का है वो जाके मतलब रिकवरी करता है, लोन रिकवरी। ठीक है। ये भी आरोप आए थे कुछ कुछ जगह पे। अच्छा, जहां पर मान लीजिए कि किसी और के प्रॉपर्टी के साथ इनका लगा हुआ है, ये ऐसे ही उसको हड़प लेते थे, और अगर कोई आए बोलने के लिए तो वहां भी गुंडागर्दी, मारपीट, ये सब स्टार्ट हो जाता था। अगर आपने पुलिस पे कंप्लेंट की, पुलिस पहुंच गई उस जगह पे, तो फिर इनके फॉलोअर्स आ जाएंगे दंगा मचाने के लिए। देखिए पुलिस इनको जब अरेस्ट की थी 2013 में, तो वो जी भारी एक्शन में, वो पुलिस टीवी से मिला था। ठीक है। हम्म, हम्म, तो बिकॉज मैं चाह रहा था कि पब्लिक को पता चले कि ऐसे लोगों को जो अरेस्ट करती है ना, हम देखिए हमारे घर पे ना, साधारण लोग हैं हम लोग, हमारे घर पे पुलिस आ जाएंगे तो हमें बोले कि भैया चलो, तो हम चुपचाप अभी चप्पल पहन के निकल पड़ेंगे जहाँ बोलेंगे थाने जाने के लिए। ठीक है। इनका जो है मतलब, ये आ रहे हैं पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं, ये कर रहे, सोचिए पुलिस जोधपुर से चल के आई कि जी आपको चलना पड़ेगा। इनको नोटिस भेजा गया कि आप आइए, ये आए नहीं, तो बोला कि हम्म, ठीक है, यह है नोटिस। इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, बोला तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उठा फिर लो। आप चलो हमारे साथ। अब उनको निकालने के लिए आपको पता नहीं, वो दीवार तोड़ के, मतलब वो तो एमपी गवर्नमेंट ने हेल्प कर दिया उनको, लोकल जो है कलेक्टर, उन्होंने एक गेट को बड़ा किया, फिर मतलब वहां दीवार तोड़ के जेसीबी मशीन यूज कर, बहुत कुछ, बहुत ड्रामा करना पड़ा। जो लोग हम्म, अरेस्ट करने गए थे वो तो मतलब अपना जान बचा के निकले वहां से। हम्म, समझ रहे हो, वो मतलब रनिंग एस्केप करना पड़ा उनको, मतलब हाँ, इनको उठा के। नहीं, हाँ, उसके बाद वो जो आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, कहाँ से, वो पूरा एकदम फुल सर्कस चला। मैं आपको एक और बाबा के बारे में बताऊंगा। ये हरियाणा में जो है रामपाल बाबा, आपको याद और होगा रामपाल। हम्म, हाँ। हाँ हाँ ये जो संत संत रामपाल के हम्म,
खुद खुद ही उन्होंने अपने आप को संत डिक्लेयर कर दिया था। तो संत रामपाल का भी खिलाफ ये सब मर्डर वगैरह ये सब वायलेंस का चार्जेस थे। उनको हरियाणा, सोचिए आप, हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला था कि अरेस्ट करके लाओ उसको। जब अरेस्ट करने के लिए इसको 2 या 3 राज्य के पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस, 5,000 टोटल पुलिस पर्सनल, ठीक है, कितना गोली बारूद सब कुछ इसी किताब में है, मैंने लिस्ट दिया था। और उसके साथ साथ आई थिंक टोटल 23 या 25 करोड़ का बिल था सब मिला के। और 1.5 दिन का युद्ध चला इनको अरेस्ट करने के लिए। अब आप बोलिए कि जिनको कहा जाता है देशद्रोही, एक सेक्शन होता था ना आईपीसी में जिसको बोलते थे वॉरिंग अगेंस्ट द कंट्री, वॉरिंग अगेंस्ट द नेशन, जब वेजिंग वॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन, राइट। अब आप सोचिए, आप लोगों को बोलते हो एंटी नेशनल कि ये आपके देश के ऊपर वॉर वेज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये कौन है जिसके लिए आपको 3 मुल्कों की पुलिस भेजना पड़ता है, 3 राज्यों की, नॉट मुल्कों की, सॉरी, 3 राज्यों की मतलब वो पुलिस भेजना पड़ता है। डॉन जैसा हो जाता है कि यस, इंटरपोल करेक्ट, एग्जैक्टली। एंड आप इनका भी देखो कि राजस्थान की पुलिस गई है भाई वर्दी पहन के, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग देम। हाँ, आप उनका जवाब नहीं दे रहे हो, आप टेढ़े जवाब दे रहे हो, आप चले जा रहे हो वहां से। फिर इनको आपको बोला जा रहा है कि आप चलो हमारे साथ, तो आप मना कर दे रहे हो। मतलब देयर इज नो रेस्पेक्ट, लॉ, रूल ऑफ लॉ तो छोड़ ही दीजिए। फिर भी देखिए, लॉ के लिए इनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। फिर भी चलिए, जो की है लॉ के रखवाले, उन्होंने उनको रेस्पेक्ट दे दिया, बेल दे दिया, राइट। बट कुछ नहीं, इसमें यही होता है कि थोड़ा इक्वालिटी हो जाए, कि बाकी लोगों को भी आसानी से थोड़ा सा बेल मिल जाए तो अच्छी बात होगी, जो कि लॉ है वैसे, कि बेल इज द रूल, नॉट द एक्सेप्शन। हाँ, वो भी बदलता जा रहा है, पर हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि कुछ खास लोगों के लिए वो अभी भी नहीं बदला है, बाकी सबके लिए बदल गया है। तो फिर जो हम लोग, जो मैं कह रहा था कि जो जो शिकायत करता थे वो लोग कौन थे और कैसे उनकी कितनी वो अपनी हिम्मत ऐसे कैसे जुटा पाए कि उन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई अपनी बारे में, क्योंकि देखिए, जाहिर है वो ये तो जो नाबालिग बच्चियां होंगी वो अकेली तो नहीं होंगी, उनके परिवार ही एक तरह से पूरा परिवार या राइट। अब उसका उनके भक्त परिवार होगा। जो थे वो भी उनके पूर्व भक्त थे, ठीक है। जी और जी। मैं तो कहूंगा कि अच्छी बात है कि इन्होंने सपोर्ट किया अपने बेटी को, राइट, बिकॉज सारे पेरेंट्स तो ऐसे सपोर्टिव नहीं होते हैं। बट अभी देखिए, जी। थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, राइट। अब आप देखेंगे, टाइम भी देखिए, 2013 का अगस्त है, 2012 में आप सोचिए इतनी बड़ी घटना घट गई थी दिल्ली में, जिसके बाद से रेप का लॉ एक्सेट्रा ये सब चेंज होने लगा, समाज में एक जी चेंज आने लगी। जी। हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट हो, पता नहीं मुझे, या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स है ही ऐसे लोग। उस पे मैं ज्यादा उनके ऊपर गौर करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज देखिए उन्होंने, दे नहीं, हैव पर अ राइट टू देयर उनको प्राइवेसी। भी तो थ्रेटन, उनको भी तो दबाव डाले गए होंगे, एब्सोल्युटली। देखिए थ्रेटन किया हमारे गया ऊपर होगा। जैसे थ्रेट्स आई है, अगर मैं आपको वो बोलूंगा तो अच्छा, आप याद करेंगे कि इनके केसेस में जो विटनेसेस थे उनको कुछ लोगों को मार दिया गया था। एक कार्तिक हालदर करके एक बंदा था, ठीक है, वो जिसके ऊपर चार्जेस है कि इसने मार दिया, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको गोली लगी थी लेकिन वो बच गए। हाँ, अच्छा, ये 1-2 लोग हैं जो जो मर गए थे, इनके पूर्व फॉलोअर्स, जिन या जो विटनेसेस थे, उनके फैमिली मेंबर्स अभी भी लड़े जा रहे हैं, ठीक है। उनको कभी कभी सिक्योरिटी मिली, कभी सिक्योरिटी हट गया। आपको पता है, ये बड़ा आश्चर्य का बात होगा कि इंडिया में ना पहले कोई विटनेस प्रोटेक्शन का प्रॉपर लॉ नहीं था। आसाराम के ये जो केस है, इसी में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक वो निकाल दी गाइडलाइन कि कैसे विटनेसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे हो, मतलब ये लैंडमार्क बन जा रहा है इनका। अच्छा, हमारे साथ जो हुआ कि हमने जब किताब लिख ली, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उतना मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज मैं अपने आप को थोड़ा सा केयरफुल रख रहा था। और बात है ना कि मैं जिसके साथ मतलब प्रूफ मांगने जा रहा हूँ, जिस लोगों से मिल रहा हूँ, वो लोग खुद ही इतने डरे हुए हैं कि मुझे मतलब 50 बार अपना आइडेंटिटी समझाना पड़ रहा है। मतलब वो लोग खुद ही इतना डरे हुए हैं। इंक्लूडिंग मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ अनोनिमसली कि कुछ ऐसे पुलिस वाले से भी मिला था मैं, इंस्पेक्टर लेवल या मतलब कोई शहर का एसीपी लेवल, हाँ, सर्कल ऑफिसर लेवल, हाँ, जो कि मतलब उनको भी मतलब इनके साथ पंगे नहीं लेने था।
इनके और इनके लोगों के साथ। मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके पास देखिए सिक्योरिटी है, उनके पास बहुत कुछ है, मतलब पावर है, तो ठीक है। जो कई लोग थे, तब अफसर्स भी, पुलिस, गवर्नमेंट, जो इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे, यू नो। एंड इसका कुछ हद तक मुझे बाद में थोड़ा सा मिला, बिकॉज जब मेरी किताब निकली उसके बाद इन्होंने पब्लिशर के ऑफिस में फोन करके थ्रेट किया, मुझे अलग अलग नंबर से थ्रेट किया। उस टाइम मैं ट्विटर पे एक्टिव हुआ करता था, सो ट्विटर भी काफ़ी एक्टिव थी। सो ट्विटर पे मुझे इन्होंने थ्रेट्स दिया, डेथ थ्रेट्स दिया। मैंने वो सारे फिर कई सारे कॉल्स भी आते थे, तो वो सब मैंने दिल्ली पुलिस को तो मैंने उस टाइम मैंने बोल दिया था। तो देखिए, अब एज अ जर्नलिस्ट तो आप विद सिक्योरिटी काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, फिर पब्लिशर के वहां पर उन्होंने फोन करके थ्रेट दिया था, तब वो लोग कहीं थे तो उनको सिक्योरिटी मिल गई। उन्होंने फिर मेरे खिलाफ एक क्रिमिनल केस करने की कोशिश की जो नहीं हुई। अच्छा, सब जगह छोड़ के फिर उन्होंने चंडीगढ़ में एक कोर्ट में मेरे किताब को चैलेंज की, निकलने के पहले भी। बट एक कोर्ट ने मेरे फेवर में रूल की, सो मतलब ये सब देखिए बड़े हैरेसमेंट है। अब उसमें थोड़ा लॉस भी हो गया, इन द सेंस मेरी किताब एक टाइम पे निकलने वाली थी, अब हम लोग को होल्ड करना पड़ा किताब का रिलीज। तो ये जहां से हो जैसे भी हो, किताब निकलने के बाद इन्होंने बहुत सारा नेगेटिव रिव्यू दिया, अमेजोन पे जाके अलग 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 चीजें लिखे। बट आपको वो पैटर्न पता चल जाएगा, जैसे आप जाओगे ना अमेजोन रिव्यूज में, ये लिखते कि ये एक महंत के बारे में ये झूठ लिखा है इन्होंने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉलोअर्स है आसाराम के। मैंने आसाराम से थोड़ा बहुत मिलने की कोशिश की थी, बट उस टाइम देखिए ये तो जस्ट फ्रेश उनका कन्विक्शन हुआ था, मैं जेल में भी गया था, बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने जेलर के थ्रू से मैंने रिक्वेस्ट भेजा था कि अगर मिल सकते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। इनके जो है आश्रम के तरफ से दो चार ऐसे कुछ आंसर आए थे जब हम मिले थे, बट ज्यादातर इन्होंने आंसर्स नहीं दिए। कुछ अगर देते तो अच्छा होता, बिकॉज मुझे जानना था। देखिए इसमें एक और चीज है, एक यंग लड़की ने जवाब दिया, राइट, और मतलब उन्होंने कंप्लेंट तो की थी जिसके ऊपर से इसने कन्विक्ट हो गया। उसको देखते हुए कुछ और लोगों ने किया है, जो गुजरात में केस चल रहा है, राइट। कुछ इनके जो है मनी रिलेटेड जो केसेस है, हाँ, वो सब भी आ गए। बट कई लोग हैं जो ऐसे निकल के नहीं आ सकते हैं, जो आके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, और जो कि इनके जो आश्रम वाले जो लाइफ है ना, इनके आश्रम का जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसमें वो लोग फंस गए हैं फॉर एवर, यू नो। सो ये भी बड़ा मतलब गवर्नमेंट हो या हमारी समाज के लिए एक देखने की बात है कि जो लोग वहां फंस गए हैं उनका क्या होगा अब। जो वहां से निकल नहीं सकते हैं, अब उनका देखिए जी बदनामी भी हो गई, क्योंकि अगर वो आश्रम में है तो उनका कहीं और शादी होना मुश्किल है, उनके घर में वापस जाना मुश्किल है। बिल्कुल। सो इनका रिहैबिलिटेशन वगैरह का कोई, मैंने देखा कि कुछ हुआ नहीं है। देखिए मेरी किताब निकल गई है, ऑलमोस्ट 7 years हो गई, राइट, 7 years, 7 साल हो गए, बट उनके लिए तो कुछ ज्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक और मजेदार बात आपको मैं लास्ट कह देता हूँ। ये जो हम लोग आसाराम को सिर्फ आसाराम के लिए ही सोचते हैं, बट हम कभी कभी अरुण भूल जाते हैं कि उसके बेटे जो है वो भी थे साथ में, नारायण जी साहिल। जी वो बड़े अजीब से कैरेक्टर थे, और वो भी सेम ही आरोप में अभी तक जेल में है। जी। नारायण इसमें तो साहिल ये के भी जो एक आरोप है उन पे, आसाराम पे जो बलात्कार का जो आरोप है, उसमें तो ये भी कहा गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने मदद की ये कार्रवाई, मतलब बलात्कार की जो अपराध को सक्षम बना, उसको सब मतलब सपोर्ट करने के लिए। देखिए, तो अब डायरेक्टली इन्होंने किया है कि नहीं ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट आश्रम का जो सिस्टम है उसको चलाने में तो ये लोग मदद करते ही थे। अब पिता के ये केस के होने के बाद उसकी बेटी अलग हो गई, ओके, और वो कुछ अलग टाइप का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तब पता नहीं इसमें लॉन्ग गेम क्या है। और क्योंकि देखिए, अगर एक एक संस्था का अगर नाम खराब हो जाता है, आप दूसरा संस्था बना के और फिर उस संस्था को आप अपने अंदर ले लेते हो, मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिवर्स अमेलगमेशन, ये तो कॉर्पोरेट टाइप हो गया मामला।
सो ये भी हो सकता है, अब पता नहीं इनका क्या है। ये तो देखिए, हम लोग तो एक सीमित वे तक हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद तो सरकार मतलब को देखना हम चाहिए उसी के बारे में बात कर क्या हो सकते रहा हैं है। जो तथ्य हमारे सामने हैं। राइट, और एक इंटरेस्टिंग जो तथ्य बड़ी आपको मैं तस्वीर है बताता उसमें हूँ। कई बार नहीं ये जो दिखलाई पड़ती। नारायण साई, इसने भी अपना पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन बनाने को कोशिश कर रहा था अपने, और उसका एक मेन जो आप कह सकते हो कि सहायक थे। हाँ, मुझे पता चला ये किताब करने के दौरान कि उसने बड़ी हेल्प की इसको, ठीक है, और भागने के लिए भी हेल्प किया था, बट फाइनली इसको छोड़ दिया था, ठीक है। दैट वुमन, वो औरत, फिर बाद में जाके यूपीएससी एग्जाम देके अभी तो आईएफएस बन गई है, और एमईए में काम करती है एज एन आईएफएस ऑफिसर। तो वो जो लोग जो इनके बलात्कारी साबित होने के बाद अभी भी आश्रम का हिस्सा है, मैं एक बार गुजरता हूँ दिल्ली में, जो रिच के पास उनका एक करेक्ट। अतिक्रमण की क्या वो बड़ा सा आश्रम है, वहां भी सब कुछ चल ही रहा होता है। तो ये मतलब एक जो सवाल उठता है जहन में कि भाई जब सारे अपराध साबित हो चुके और उसके बाद भी, और सब, और वो सिर्फ बलात्कार के साथ साथ बाकी चीजों का भी अपराध है कि जहाँ पे पैसे को लेकर है या जमीन को लेकर है, उसके बाद भी जो लोग हैं उनके साथ क्यों हैं वो सारे लोग? हम्म मतलब उन्हें ये एक थोड़ा सा, ऐसा क्या मिल रहा है उन्हें कि वो अभी भी। देखिए, ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव मामला है। ये समझने के लिए आपको इंडियन समाज को भी देखना पड़ेगा। जैसे ये इतना आसान नहीं है जैसे लोग सोचते कि ये लोग क्यों फॉलो करते हैं। देखिए, हमारे पास हो सकती है कि शिक्षा है, 2-3 जनरेशन से। हमारे पास हो सकता है कि वो बुद्धि है कि हम किताब खोल के अपना समझ ले। आ, इंडिया में देखिए बहुत सारा भेद बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, और डिस्पैरिटी भी बहुत है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जात पात का डिस्पैरिटी है, और ये सच में है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देर आर मेनी सोशल, सामाजिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। सो उसमें बहुत लोग हैं अभी भी, जो, आप मान लीजिए कोई आदमी जो दिन में 16, 17, 18 घंटा खट रहा है, उसको भी चाहिए स्पिरिचुअल कुछ, आध्यात्मिक कुछ उपाय, दिमाग, मन, सब कुछ ठीक रखने के लिए। अब ये बाबा जो है वो आपको इमीडिएट, हाँ, वो मैगी नूडल्स इमीडिएट, इंस्टेंट कॉफी बना के आपको पिला देगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, जो लोग भगवान को ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं। अब इनका देखिए, ये भगवान जो ढूंढते हैं, यहाँ पर आपको एक भगवान मिल गया है जिसको आप छू सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो, और जो आपसे भी बात करेगा और आपको भी छू हम्म, सकता है। हम्म, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो आदमी भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, उसका छूने का मोटिव कुछ और है। हम्म, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड बहुत लोग इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो, एज अ सोसाइटी हमने उनको फेल किया है, एज अ कंट्री हमने फेल किया है, क्योंकि उनको छोटी छोटी सी चीजें चाहिए। देखिए, वो आसाराम भी या बाकी कई सारी जो संस्थाएं है, ऐसे रिलीजियस संस्था है, वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टाउनशिप टाइप बनाते हैं जिसमें स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, ये होता है, वो होता है। आप जैसे इस कम्युनिटी का पार्ट हो गए ना, आपको कई सारी चीजें या तो सस्ते में या तो फ्री में आपको मिल जाएगा। आप यूपी में जाओगे, एक आश्रम है जहां पर लोग इतने गरीब है वो आते हैं, वहां पर नियम है कि सब वो जो उनके जो संत थे या महापुरुष थे, उन्होंने कहा था कि और कपड़े ना मिले तो चलो, जो बोरी है, बोरी काट के कपड़े बना के पहन लो। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के, मतलब 50 डिग्री के हीट में, वहां पर वो बोरी वाले कपड़े पहन के अभी भी लोग बैठे रहते हैं गर्मी में। तो ये सिर्फ अंधभक्ति नहीं है, ये गरीबी भी है। लोगों के पास उपाय नहीं है, किसी कोई नशा विकल्प कर रहा है, विकल्प वो पी विकल्प रहा है, का ना वो जो होना। क्या कहते हैं, वो 20 रुपए का संतरा, हाँ, या ठर्रा जिसको कहते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, वटेवर, वो आउच जो छोड़ेगा, होता वो जाके, हाँ, पाउच जो होता है वो 20,000 रुपया का रिहाब मिल जाएगा, वो है। नहीं जा पाएगा ना। जो 30 रुपए का नशा करता है डेली, उसका बजट हम्म, कितना हो गया, 1800 रुपये का हो गया शायद महीने का। हम्म, 2000 रुपए में जो जीता नौ है, सौ वो रुपये 20,000 रुपये नौ का सौ रिहाब का रुपये खर्चा कहाँ देगा। हम्म, हम्म। सो सो ये हम, ये देखने की चीज है। बहुत बहुत कारण है जिसके लिए लोग फॉलो करते हैं। हम्म।
तो फिर जो बात है वो ये है कि ये जो खोजी पत्रकारिता की भी बात है कि हम अभी जिस देश में जिस समय देश काल में हैं उसमें तो एक जो सामान्य पत्रकारिता थी वही इतनी मुश्किल हो चली है, और जो मुख्य धारा का जो मीडिया है, जो फिल्म सिटी है जो हम देखते हैं, वहाँ पे कितने बुरे हालात हैं और जर्नलिज्म कितना मुश्किल है। तो उस समय भारत में इस समय का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो कैसा है, और उसका क्या भविष्य देखते हैं ओशिन और आप? भविष्य तो भविष्य में रोशनी है, ये तो हम बिलीव करते हैं। अभी फिलहाल तो बहुत अंधेरा है, बहुत मुश्किल से चलता है ये काम, एंड बहुत ही कम कुछ लोग कर पाते हैं। शायद कभी कभी हम लोग फॉरेन मीडिया के लिए लिखते हैं तो तभी हो पाता है, या डॉक्यूमेंट्री के लिए काम करते हैं वो भी फॉरेन मीडिया के लिए। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश के लोग जो है पत्रकारिता के लिए पे नहीं करना चाहते हैं। अभी भी लोग 5 रुपए देते हैं अखबार के लिए, जिसका एक्चुअल प्राइस शायद बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बीच में देखिए टीवी ने आके एक पूरा गंद फैला दिया। ठीक है, टीवी ने इतना गंद फैलाया कि अभी उससे रिकवर करने में टाइम लगेगा। अच्छा, अभी जो है जो जो न्यूज मीडिया चलती है वो चलती है एडवर्टिजमेंट से। ओके, अब आप एक चीज सोच लीजिए, अगर कोई सरकार दे रहा है एडवर्टिजमेंट आपको चलने के लिए, तो क्या आप उस सरकार के खिलाफ लिखोगे? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, जबकि आपकी सिंगुलर डिपेंडेंसी लगभग अब सरकार के विज्ञापनों की तरफ हो रही है। पर मैं ये भी देख रहा था जैसे कि ये जो वोट चोरी वाला जो मामला है, राहुल गांधी भी कुछ कुछ जर्नलिस्टों का खोजी पत्रकार जैसा काम कर रहे हैं या अपनी पार्टी से करवा रहे हैं। तो पर उसका भी हम देख सकते हैं कि किस तरह का असर है। एक तो ये कि खोजी पत्रकारिता करना अपने आप में कितना मुश्किल काम है, दूसरा ये कि उसका असर जो है वो अब उसको सीरियसली कौन लेने वाला है, क्योंकि जब जब कोर्ट्स, अदालतें हैं, सरकारी संस्थान हैं, वो एक अजीब तरह से अपना बर्ताव करने लगी हैं अब वो। मतलब जो जिसको कहते हैं कि जो प्रो पब्लिक या जन पक्षधरता जिसको कहते हैं वो हमारे इन जगहों से खत्म होती जा रही है। तो खोजी पत्रकारिता का जो आपको आपको तो नशा है ना खोजी पत्रकारिता, तो वो कैसे आप उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? मुझे भी रिहाब जाना पड़ेगा इसी नशे के लिए। सो देखिए, जस्टिफाई इन द सेंस, एक मैं कह रहा हूँ मेरा पर्सनल जो है कि मैं पब्लिक सर्विस के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, सो अब अलग वेज है। देखिए, अगर मैं नहीं छाप सकता कहीं पर, तो मैं किसी और को दे दूंगा। अगर मेरे पास है तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ वे में, कहीं से सोशल मीडिया से, इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से खुद अपने आप को फंड करके। देखिए, ये भी होता है कि शायद हम लोग कुछ कमर्शियल काम कर ले, जिससे ये भी मैं करता हूँ कि ऐसे कमर्शियल काम करता हूँ कि जिससे मान लीजिए कोई फिल्म के लिए काम, या सीरीज के लिए काम, या डॉक्यूमेंट्री के लिए काम, या किसी और काम, मतलब इसी रिलेटेड, जो जिस काम से मैं अपने पैसे लगा के शायद मैं कभी कभी करता हूँ, ये भी होता है। सो क्योंकि देखिए किताबें जो बिकती है यहाँ पर, तो वो तो किसी और तरीके है। लोग लव स्टोरी पढ़ लेंगे, हाँ, या तो लोग पढ़ लेंगे कि वो कैसे मिलियनेयर हो जाएंगे। लेकिन समाज कैसे बेटर होगा, ये कुछ लोग ही सोचते हैं, वो ज्यादा लोग नहीं सोचते। ये हमेशा रहा है, ये हमेशा ही रहेगा। बट हाँ, अगर हमारे लिए देखिए ग्रांट्स, फेलोशिप्स, ये सब चीजें अगर इंक्रीज होती है, तब शायद एक वो है, एक सामने एक वे है। बट उसके लिए देखिए, जो लोग दे सकते हैं ग्रांट या फेलोशिप, उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। नहीं, जाहिर तौर पे मतलब जैसे ये जो किताब आपकी है द गॉड ऑफ सिन, मेरे ख्याल से ये अब यही अपने आप में इसमें फिल्म बन सकती है, इस पे वेब सीरीज बन सकती है, कितना कुछ हो सकता है उस पे। पर जी, ये है कि उस सब के लिए एक छोटा सा ना साहस करना पड़ता है जो बनाने वाले। जैसे कि इस पूरे मामले में हम एक तरफ एक बलात्कारी बाबा की कुकर्मों की दास्तां तो कह रहे हैं, पर साथ में दास्तां वो भी है कि जिसने जो लड़की उठी उसने शिकायत की, वो परिवार जिसने उसकी मदद, सबके सपोर्ट में आए, वो उनको ऐसे वकील मिले, ऐसे पुलिस वाले मिले, ऐसी अदालतें मिली जिन्होंने फैसला और एक तरह का इंसाफ तक उनको पहुंचाया। राइट, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी है। इसमें सभी एक चीज भूल जाते हैं। लेकिन मेरा किताब का जो स्टोरी है ना, वो बड़ा हम्म, सिंपल वे में आपको मैं बता सकता हूँ। हम्म, स्टोरी सिर्फ बाबा का नहीं है। स्टोरी ये हम्म, जो बाबे बोलते हैं ना पंजाब में, वो बाबे की नहीं है स्टोरी सिर्फ। स्टोरी है उन 3 औरतों की हम्म, जिन्होंने इस बाबे को खत्म करके जेल में डाल दिया। हम्म,
हम बिल्कुल। भूल जाते हैं, हम सिर्फ डरते हैं कि कौन बड़ा आदमी है, बट जो छोटा आदमी है, जो उसको अपना जगह दिखा रहा है, हम लोग हम्म, उनको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, बिल्कुल। यू नो। हम्म, वही मैं कह रहा था कि वो जो, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, और ये ऐसा अकेला सिर्फ आसाराम बापू के आश्रमों में नहीं हुआ है, ये बाकी जगह भी हम जानते हैं कि होता है, कई और जगह भी शिकायतें होती हैं। पर उसके जरिए मैं इस जो बातचीत कर रहा हूँ तो हम लोग ये के साथ में वो ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग हैं वो कितने बड़े लोग हैं, और उनको हम ठीक से कभी भी उनके महत्व को शायद समझ नहीं पाते हैं, कि उन्होंने जो एक तरह की मानी हुई, एक तरह से जो नियति होती करे, इनसे कौन लड़ेगा, कोई वो नहीं है, पर वो वहां तक वो पहुंचा पाए उन बातों को, जो कि शायद ज्यादा बड़ी बात। एक ही आदमी होता है जी। चेंज के लिए, एक ही आदमी करता है, बाकी सब भेड़ चाल चलते हैं, करता है एक ही आदमी। तो मेरे लिए तो जी। वही जो है बच्ची है वही है, जी। एक उसी ने किया है। अब बाकी जो आएंगे सब उसके पीछे आएंगे, पीछे बट आएंगे, क्या साथ में व्हाट। आएंगे, पर वो सब आए और वो करेक्ट, वहां उसको एक नहीं नहीं, मुकम्मल वेरी जगह तक इंपॉर्टेंट, पहुंचा पाए। जी। बिल्कुल, बट जी। वो जी। चेंज लाने के लिए एक ही पर्सन को चाहिए होता है। जी। तो वैसे ही देखिए, खोजी पत्रकारिता एक या दो ही लोग करते हैं, हमें लोग भूल जाएंगे, हमें हिस्ट्री में कोई याद नहीं रखेगा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, भूल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। बट मुझे अच्छा लगता है देखिए, कभी कभी जो मेरे पुराने स्टोरीज है ना, वो बन गए, वो नरेटिव बन गए हैं, जी। तो दैट मीन्स कुछ किया है ना, तो बिल्कुल। काम तो कहीं ना कहीं तो कुछ किया है। बिल्कुल। तो ये बातचीत अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, और बहुत धन्यवाद आपका ओशिनोर इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शायद आपको इस बात थोड़ी सी मदद मिलेगी कि जब भी आपके सामने ये जो बाबा लोग आते हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा, मतलब आंख बंद करके यकीन करने से बेहतर है थोड़ा सा उसको आंख खोलकर थोड़ा देखिए कि आपके आसपास और उनकी जो उनके कार्यक्रम और उसके बीच में उनकी सिद्धियों में वो ऐसा क्या, किस तरह से आपको और आपके समाज को बेहतर बनाते हैं। क्या आप लोग वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या खास तौर पर जो हमारी बेटियां हैं, वहाँ पे जो जाने वाली महिलाएं हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती? और उसको लेकर ये एक मिसाल है, और भी कई मिसालें हैं जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, और बहुत सारी चुनौतियों के बीच में फिर भी वो इस बात को साबित कर पाए कि उनका जो बाबा है, जहाँ पे उनका पूरा परिवार जाता है, बाकी लोग जाते हैं, वो एक बलात्कारी है और उसको जेल की सजा मिलती है। हम फिर ये कह सकते हैं कि वो सजा, जहाँ तक जिन लोगों ने वो सजा तक उनको पहुँचाया, हर बार जब जमानत दी जाती है आसाराम को या राम रहीम को, तो हम उन लोगों की उनके संघर्ष को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे होते हैं। एक ये बात भी महत्वपूर्ण है कि वो जो लोग लड़े थे, उनकी लड़ाई अपने आप, उसकी लड़ाई को हम बेमानी करता हुआ वो भी देख रहे हैं इस पूरे प्रयास में। पर होशियार, बहुत धन्यवाद इस बातचीत का, और मेरे ख्याल से दर्शकों, आप भी अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, और उन लोगों को भी बताइए कि ये आप सच की तरफ हैं या आप उस झूठ की तरफ है जो आपके ऊपर थोपा जाता है। अपना ख्याल रखिए, और आज के लिए यहाँ पर नमस्कार, शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।